मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन जो है आपका, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलोफैटिक और एरोमेटिक। एरो जिनका फॉर्मूला पूछा गया है C6H6, तो हम उस पर अभी बात नहीं करने वाले हैं। हम इस पे बात करने वाले हैं जो आपसे पूछा गया है। ओके, तो इसमें से जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक, पहले दो भाग में डिवाइड किया, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक को साइड कर दिया, बचा एलोफैटिक। एलोफैटिक जो बचा उसे भी हम दो भागों में डिवाइड किया, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, और इसका फॉर्मूला ये क्या है? तो एक नाम लिखिए, अगस्त। दिख रही है? हॉफमैन, विल्हेम वॉन हैफ हॉफमैन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको सिस्टमेटिक रूप से वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करते हुए क्या किया कि, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो हमारे वॉवेल्स, हाउ मेनी वॉवेल्स? 5। 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स के आधार पे ए, ई, आई, ओ, यू, आगे कीटोन है वो आएगा, वो जो आपको एरोमेटिक में है। तो हम सिर्फ टू द पॉइंट जो आपसे पूछा जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ए, ई, आई। मैंने क्या किया कि वॉवेल्स के आधार पे इसका नामकरण कर दिया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इससे हम इसको आसानी से याद कर जाएंगे। कैसे याद करेंगे? कंपाउंड जो है कार्बन और हाइड्रोजन का है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, AEIOU आपको याद है, हमें उसमें से 3 को ही पढ़ना है। A4 क्या करना है आपको? एडिशन करना है, एडिशन। एडिशन 3 प्लस करना है। ई फॉर क्या करना है? एलिमिनेट। एलिमिनेट करना है। इंसिस्टिंग अगेन टू एलिमिनेट, तो अगेन -2 मीन्स जो बच रहा है -2। आपने सीरीज पढ़ा होगा मैथ्स में कि कैसे क्या करते हैं कि सपोज कोई, अगर कोई संख्या है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई संख्या है तो उसको दो तरीके से लिखते हैं, x+1, x+2, x+3, ऐसे लिखते हैं। उसी तरह से अगर इसको दूसरे तरीके से लिखे तो ऐसे भी तो हो सकती है कोई संख्या x घटते क्रम में, x, x-1, x-3, ऐसे हो सकती है। ठीक इसी तरह से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो फिर से देखिए, ए फॉर एडिशन करना है, ई फॉर एलिमिनेट करना है, और फिर आई फॉर अगेन एलिमिनेट करना है। तो ये आपका वॉवेल बेस्ड एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इस तरह से आपका आ गया। अब इसके अंतर्गत क्या आता है?
इसके अंतर्गत आपका आता है मीथेन CH4। कैसे ये मीथेन हुआ मैं आपको बता, ये है C2H2। सपोज अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे N = 1, अगर हमने मान लिया N = 1, N इक्वल, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं CnH2n+2 में लेट N = 1, तो क्या हो गया, और H 2 एकम 2 और +2 CH4, दैट इज कॉल्ड क्या, मीथेन। मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसमें n का अगर मान लिया n = 2, n = 2 रख लिया, तो आप रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H2n, 2 × 2 C2H4, दैट इज कॉल्ड एथिलीन। ये हो गया आपका एथिलीन। फिर यहाँ पे देखिए n = 2, तो ये हो गया CnC2H2n, तो ये 2 दूना 4, 4 - 2 एथीन। एथीन जो बाद में आए हैं, बाद में जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि हॉफमैन ने क्या किया कि वॉवेल के आधार पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यहाँ पर देखिए AOU, AEIOU, इसके आधार पर इसका फॉर्मेशन किया है और इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया आपका एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 CnH2n, ये हो गया एल्कीन का, और ये हो गया एल्काइन का। इससे अगर आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा बॉन्ड होता है, कैसे रहता है, और उसके साथ में ऐसे ये लगा होगा, ये H लगा होगा, ये जो दर्शा रहा है दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। ये जो दर्शा रहा है CH4, ये क्या है, ये है आपका सिंगल बॉन्ड। ये लिख लीजिए, पहले में आएगा सिंगल बॉन्ड, याद करने इसलिए आसान होगा। ये होगा आपका डबल बॉन्ड, ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड। पहले में सिंगल बॉन्ड, दूसरे में डबल बॉन्ड और तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए ऐसे बॉन्ड बनता है CH4 का, इस तरह से। C2H4 देखिए एथिलीन को, ये क्या है आपका, ये है आपका डबल बॉन्ड।
ये है आपका डबल बॉन्ड C2H4 में जो तरह से एथीन में देखेंगे, एथीन में है C2H2, ये जो यहाँ लिखा है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, C1 2 3 C, एक H इधर है और एक H इधर है, ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है आपका पीएच वैल्यू से, पीएच वैल्यू। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा ही पूछा जा रहा है। पीएच वैल्यू क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, और या इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे एक प्रश्न हमेशा आया है आपका प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। आइए देखते हैं, इसका एक स्केल होता है, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको हम ऐसे कर देंगे, 0 9 10 11 12 13 और 14। अब यहाँ देखिए, ये है आपका स्केल। स्केल को बनाने वाला था वो है सोरसेन। सोरसेन जो साउथ अफ्रीका में कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी है, वहां पे उन्होंने इस स्केल को बनाया था। सोरसेन लिख लीजिए। सात वाला जो है ये है आपका उदासीन। सात अम्लीय, इंग्लिश में बोलते हैं आप एसिडिक। और सात से ऊपर वाला जो है ये है
इसका नेचर होता है क्षारीय, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक। उदासीन हो गया न्यूट्रल। आपसे क्या पूछा जाता है, सीधा सीधा एक पदार्थ दे दिया जाता है, जैसे दे दिया जाता है पानी का पीएच वैल्यू क्या है, तो मैं लेस देन 10 दिखाऊंगा, लिखवाने वाला हूं, और वो 10 में से एक आ जाएगा। बस उस 10 को ही याद करना है, उस 10 में से ही एक आएगा, ज्यादा नहीं, इधर उधर नहीं करना। 10 में है और दूसरे तरफ लिखिए उसका पीएच वैल्यू। एक तरफ लिखिए पदार्थ, दूसरे तरफ लिखिए पीएच वैल्यू। पहला है गैस्ट्रिक जूस, दूसरा है नींबू का रस, दूध, मानव मूत्र, शुद्ध जल। स्केल को मिटा रहा हूं। पीने लायक जल, और लास्ट है आपका रक्त। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना में आपका आने वाला है। इसका होता है 2 से 3, 2.2 से 2.4। ये ठीक है ना, दूध हो गया। ओके, दूध का 0.4 से 6.6। तीसरा आपका मानव मूत्र 6.5 से 7.5। ये है लार्ज स्लाइवा 6.8। शुद्ध जल, शुद्ध जल उदासीन होता है, उदासीन होगा 7। उदासीन पीने लायक जल, जो कि सप्लाई वाटर है, सप्लाई वाटर 6.5 से 8.5। और ये रक्त लास्ट बार पीटी में पूछा गया है, वो है आपका 7.4।
ये भी 4 ही है, ये 4 है, इसमें से ही एक आपका आएगा। अब देखिए ये सिस्टमेटिक हमें याद रखना है। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं आंत रस को, जो पेट के अंदर जो खाने को पचाता है, आमाशय से जो निकलता है उसका, तो अम्लीय होगा तभी तो पचाएगा। ये 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 तक होता है। नींबू का रस अम्लीय, जो खट्टा होता है, अम्ल का नेचर खट्टा होता है, अम्लीय 2.2 से 2. ये देखिए सिस्टमेटिक तरीके से है। यहाँ तक आ गया 7 उदासीन, ये है ना 7 उदासीन, इसके ऊपर सारे होंगे, वो नीचे होंगे, यानी अम्लीय होंगे। ये थोड़ा ऊपर जा रहा है क्योंकि इसका रेंज 8.5 तक जा रहा है। ये पीने लायक जल मीन्स वैसे जल हैं, वो वाटर हैं जो म्युनिसिपैलिटी सप्लाई करती है, सप्लाई वाटर एक तरह का ये, जिसको पीने लायक जल दिया गया है। लास्ट टाइम आपसे पूछा गया है 7 रक्त का जो होता है 7.4। तो अगर हमें ये डाटा याद भी नहीं है तो हम सीधे आपसे इसी 8 में से एक आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी 8 में से एक आएगा, पीटी में हो या मेंस में हो, इसी 8 में से एक आएगा। तो इसी तरह तरीके से उसे लिख करके याद करना है। गैस्ट्रिक जूस, नींबू का रस, दूध, मानव मूत्र, लार यानी सलाइवा जो मुंह में बनता है, शुद्ध जल, पीने का जल, रक्त यानी ब्लड। गैस्ट्रिक जूस 2 से 3, नींबू का रस 2.2 से 2.4, दूध 6.4 से 6.6, मानव मूत्र 6.5 से 7.5, लार 6.8। और मेरा गेस जो है इस बार का इस पे है, इस पे और इसके ऊपर, ये पीने लायक पानी या वर्षा जल। अगर हो गया लिख लिया तो मैं इसे ये कर दूं। छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे और एक एक मार्क्स करके मार्क्स अपने स्कोर को बढ़ा लेंगे और सिलेक्शन के दहलीज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी मैं चर्चा करने वाला हूं स्केलर और वेक्टर की। क्या पूछेगा उसी पे फोकस करना है। ठीक है, ये है एक तरफ हमारा, दूसरा तरफ है हमारा सदिश राशि। अगर कोई राशि अदिश है तो सिंपली ऐसे होगा, अगर कोई राशि सदिश है तो उसके ऊपर एरो बना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ परिणाम होते हैं, सिर्फ परिणाम होते हैं। वैसी राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है। सदिश राशि जिसमें केवल परिमाण है, परिमाण मैग्नीट्यूड, वो है आपका अदिश राशि। इसमें डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और
ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है या अदिश है। तो हम डेफिनेशन को जान गए कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो है आपका अदिश, और जिसमें ये दोनों होता है वो है आपका सदिश। और इसका एग्जाम करना पड़ेगा, और जितना एग्जाम्पल लिखाऊंगा उसी में से आना है। ऊर्जा हो गया तो गतिज ऊर्जा भी हो जाएगा। और गैस है ई, विद्युत धारा जनरली हम मान लेते हैं वो एक सदिश राशि है, लेकिन नहीं। तो अब विद्युत धारा, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इतनी चीजों को आप याद रखिए। इसमें से जो आएगा आप छाट लेंगे, ये है आपकी अदिश राशि। इसमें लिखिए विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमें फोकस करना है आपको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पे, विद्युत क्षेत्र पे और चुंबकीय क्षेत्र पे। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा अदिश राशि है, विभवांतर अदिश राशि है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। आपने पढ़ा होगा आवाज आ रही है? ये जो अपना अर्थ है, ये है अपना नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इससे क्या होती है, चुंबकीय धाराएं जो है ये प्रवाहित होती है। अर्थ क्या है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ।
इसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, जो जोन बनता है, वो क्या आता है आपका सदिश वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता है। इसी तरह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी स्केलर होता है, सदिश होता है। इसमें से ये नीचे वाले को विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और गतिज ऊर्जा को, और इधर से याद रखना है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को। बाकी ये सब तो इजी है, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे और पढ़ा भी होगा। अभी देखते हैं मोशन। मोशन क्या है? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है और उसी व्यक्ति के लिए दूसरी चीज स्थिर प्रतीत हो सकती है। जैसे हम पृथ्वी पर है और हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, घूम रही है, रोटेशन होता है, परिभ्रमण होता है, जो सन के चारों तरफ वो परिक्रमा करती है। ईस्ट टू वेस्ट करती है या वेस्ट टू ईस्ट करती है? नो आइडिया। बस ईस्ट वेस्ट को भूल जाइए, सीधा से याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमती है? ये है आपका क्लॉक। क्लॉक कैसे घूमती है? ये है आपका 12, 3, 6, 9। क्लॉक कैसे घूमती है? ये तो पृथ्वी कैसे घूमती है? अर्थ है आपका एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी का घूमने का डायरेक्शन ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा हो बस में, तो एक बस में बैठे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति स्थिर प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ देखते हैं तो पेड़ पौधे क्या दिखाई देते हैं? चलते हुए प्रतीत होते हैं। ये क्या है? मोशन है। अब एक चीज, जल की विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है, ये लास्ट बार पूछा गया आपसे, वो क्या था? हाइड्रोमीटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोशन से रिलेटेड है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, कार हैं, स्कूटर्स हैं, ऑटो रिक्शा हैं, ये सब में लगा होता है। ये क्या प्रदर्शित करता है आपका? जो कितना दूरी तय किया है, जो किलोमीटर जो दर्शाता है, किलोमीटर दर्शाने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं।
तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। आप देखेंगे कि इस तरह का एक यंत्र बना होगा और यहाँ पर ये किलोमीटर में वो ऐसे ही चलते रहता है। क्या इतना 1820 किलोमीटर 00 इस तरह का रोटेशन उसमें वो आते रहता है, वो चलते रहता है। दैट इज ओडोमीटर। ये क्या है? ओडोमीटर है। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये मोटी चीजें स्कोर लाए, आपका स्कोर बढ़ाने वाले। इसमें आगे हम देखेंगे चाल, वेग और त्वरण। ये है स्पीड, ये है वेलोसिटी। ये सब छोटी चीजें हैं। मेन दो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को पकड़ना है। ये है आपका एक्सीलरेशन। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। ये जो है किसी वस्तु द्वारा, वायर जो है बहुत परेशान कर रहा है। 1 सेकेंड में तय दूरी जो है वो चाल है। और वेग क्या है? सेम चीज है। ये वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में दिशा में तय दूरी। यहाँ पे ऐड किया निश्चित दिशा। इसमें दिशा नहीं है। यहाँ भी 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड ही है। पहले देखा था सदिश और अदिश में कि चाल क्या है? अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। सदिश राशि में मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, परिमाण और दिशा। वेग क्या है? सदिश राशि है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे डायरेक्शन का होना पक्का है। तो ये निश्चित दिशा में तय की गई 1 सेकेंड में दूरी वेलोसिटी। और यहाँ पर किसी भी दिशा फिक्स नहीं है, वो आपका चाल है। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर है। त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर है। एक चीज और इसमें देखिए, ये जो है इनका मात्रक जो होता है सबका, ये है मीटर पर सेकंड है चाल का। मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। और ये है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। मैथ की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर, अभी आ रहे मेन मुद्दे पे, चाल बराबर दूरी बटा समय। मैथ की क्लास में पढ़ा होगा अंक गणित में। चाल बराबर
दूरी बटा समय। तो फिजिक्स में क्या कहते हैं, चाल को v से डिनोट करते हैं और दूरी को s से अगर डिनोट करते हैं और समय को t से, तो s बाई t, v बराबर s बाई t। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, v बराबर s बाई t। और औसत चाल क्या हो गई, तय कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। अभी ये बेबी क्वेश्चन लग रहा होगा, अभी मेन क्वेश्चन पे आने वाले हैं जहां पे आप जाकर के फंस जाएंगे। ठीक है, लिखिए औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u, अंतिम वेग को बोलते हैं v डिवाइडेड बाय 2। u प्लस v बाई 2। एक और फॉर्मूला है इसका, विस्थापन बटा समय। विस्थापन हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल T मीन्स टोटल टाइम। से 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। माइकल फेलिप्स 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाता है और आता है। मीन्स जो 90 मीटर की जो तालाब है उसमें जो आपने देखा होगा ओलंपिक्स गेम में ऐसे होते हैं ये, तो इसमें वो जाता है और फिर ये वापस आ जाता है। इस तरह का ये 90 मीटर का है। प्रश्न ये बोल रहा है कि माइकल फेलिप्स 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है और जाता है और वापस भी आ जाता है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर मतलब 90 प्लस 90
180 मीटर की दूरी, मीटर है ये दूरी 1 मिनट में तय कर लेता है। तो आपको उसका औसत वेग बताना है। इसमें आपको औसत वेग बताना है। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ, टाइम है यहाँ पे 1 मिनट, टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट में जाता भी है वापस भी आ जाता है, टोटल टाइम है 1 मिनट। ये बताना है, ये है क्वेश्चन। आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं। माइकल फेल्प्स 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखा है और वापस आ जाता है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो उसका औसत वेग क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? एवरेज वेलोसिटी, रिप्लाई एनीवन? भाई फॉर्मूला लिखा हुआ है औसत वेग बराबर, ये देखो सब सेटिंग से पास होने वाला है क्या भैया? मैं बिना सेटिंग का पास करवा रहा हूं आपको। सब 15-15, 20-20 लाख रुपया दे करके सब दरोगा बनेगा भाई। एवरेज वैल्यू, भगवान मालिक। पहले से मैं इतना देर से कहानी बता रहा हूं। शंभू जी हैप्पी टीचर्स डे बाद में बोलिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए इसका। दरोगा का फॉर्म भर दिए हैं? पीटी देने वाले या मेंस देने वाले हैं? थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे के लिए। आर के निराला थैंक यू, भारतेंदु थैंक यू। मोड में चले जाते हैं। मैंने बताया आपको पहले कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक सदिश राशि है, वेक्टर है। वेक्टर में क्या करते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन है, इसमें जा रहा है वापस आ रहा है। टाइम कितना है? एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं इतनी शांति से। मैं चिल्ला चिल्ला करके ये नहीं बोलने वाला कि अब की बार मैं आपको दूंगा 4 स्टार 5 स्टार। मैं सिर्फ मैं ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, टाइटल लिख लो, मैं पढ़ा रहा हूँ ये भाई, यही आएगा पढ़ लो, बाद में बोलना कि नहीं आया था। अरे मेरे भाई, यहाँ से चला ये और वापस आ गया, जहां से तैरना शुरू किया था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? विस्थापन इसका हो गया 0। समय जितना भी लगा 1 मिनट 60 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करोगे तो एवरेज क्या होगा वेलोसिटी इसका? इतना मीटर पर सेकेंड, 0 हो गया ना, ये दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट किया ये क्या, माइकल फेल्प्स, तो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इट्स अ साइंस। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और फॉर्मूला नीचे बाकी तो डिलीट कर दिया था, मिटा दिया था, ये छोड़ दिया था, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है।
विस्थापन हो गया 0, टाइम कुछ भी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। यही यदि आपसे पूछा जाए कि औसत चाल, औसत एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज डिवाइडेड बाय 60, तब हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड पूछा जाए आपसे, ये वेलोसिटी है, अगर वेग, तो यहाँ पे देखो इस प्रश्न में वेग हो गया 0, वेलोसिटी पर सेकेंड, और जब चाल पूछा जाए तो चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी 90 प्लस 90 180, समय 60 सेकेंड, ये हो गया कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? सीधा सवाल आएंगे भाई, सिर्फ एक एक नंबर का क्वेश्चन अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा ना, तो अब की बार कोई नहीं दिलाएगा स्टार भाई। बस कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा अब की बार 4 स्टार। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सेलेक्ट 2 ही बंदा होता है, मेरे से जॉब में हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। या तो भाई अंदर अंदर दिए तुमने 20 लाख रुपए, दूसरी बात आपका माइंड है, आपने, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने पढ़ा है, ठीक है। उसमें भी 2 चीजें होती है, प्रश्न जो आते हैं 2 तरह के आते हैं। 70% क्वेश्चन आपके लेवल में डायरेक्ट आते हैं, और 30% क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं। जो 70% जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो आप रट्टा मार सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड चैप्टर है, आपको तो पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पता हमें। तो ठीक है, क्वेश्चन बहुत चीज पकड़ में आएंगे, लेकिन मेरिट में कैसे आएंगे? एक तो लेके बैठा है जो अंदर से जिसको क्वेश्चन ही दे दिया, अब वो भाई दरोगा बन के क्या करेगा, तो पता ही कैसे लूट खसोट मचाएगी। तो कुछ तो ईमानदार आदमी वहां जाना चाहिए ना। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आएंगे। लास्ट मेंस में भी बोला तो पिछले बार, और प्रीलिम्स में भी कुछ नहीं, मैं बता रहा था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आर प्लस, सॉरी, स्मॉल आर प्लस R2A। सब बोला था क्यों बता रहे, नहीं आता है, एग्जाम हुआ पता चला और न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर है। त्वरण बराबर आप लिखते हैं वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। वेग में परिवर्तन कैसे होता है, प्रारंभिक जो लास्ट वाला होगा, ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो फॉर्मूला क्या आया, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसको आगे आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको याद रखना है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं।
ठीक है, एक गति से जुड़े हुए कम से कम 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक ये, दूसरा एस बराबर यूटी प्लस हाफ जेटी स्क्वायर, और तीसरा है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू नहीं, इसको ऐसे रखो, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। ये क्या है, एस क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। ये आप कहीं पे इधर पे लिख लो, साइड में इधर, एस जो है आपका दूरी है, ये यू जो है प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है। त्वरण दो तरह का होता है, निगेटिव त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर निगेटिव हो तो रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। और इसमें से कोई छूट रहा है, v जो है अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। तो ये 3 फॉर्मूला आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। ब्रश अप करा रहा हूं, अभी मेन चीज पे पहुंचा ही नहीं। क्या ही लोग पड़ेगा भाई सब। इंटरेस्टेड है सब। लिखो जी, यहाँ से एक प्रश्न आया, ध्यान से आप लोग देखिए। कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए लास्ट आज का है, आज ये करा करके छोड़ देता हूँ। वर्क और ये पावर, कार्य क्या है, कार्य आपका बल और विस्थापन का एक गुणक है। वन लाइनर के लिए जो आपके दिमाग में याद रहे, तो हम सीधे फोकस करेंगे फॉर्मूला पे, फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमें उसकी परिभाषा भी याद रहेगी, और हम उस फॉर्मूले के बेस पे उसके ऑप्शन को भी छाट देंगे, और ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो माइंड में फॉर्मूला चिपका हुआ रहेगा। तो फॉर्मूला है वर्क का, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वर्क इक्वल टू बल है ये, फोर्स, एफ एस, एस क्या एसमेंट है, विस्थापन, कार्य हिंदी में लिख देता है, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, ये है इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। अब यहां से एक प्रश्न डाल रहा हूं, फिर आप
बैच का टाइम 6:30 से है, संबोधित 6:30 से 6:30 से अल्टरनेट डे 6:30 से। आप व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, आप राइट डाउन करके व्हाट्सअप कर लीजिए। ये नंबर मैंने आपको दे दिया, फ्री देने वाले हैं, मेंस देने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर मिल गया आपको। अब देखिए, बल हम सिर्फ ना इसको याद रखेंगे, हम पूरा डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारेंगे। जो डेफिनेशन का रट्टा मारता है वो भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके आधार पे बता रहा हूँ, पहले दिमाग में ये है, इसके आधार पे ही मैं आपको धीरे धीरे पढ़ दूंगा। तो मैं अपनी चीजें आपको बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना भाई। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है फिजिक्स का, हमें उसे सिद्ध नहीं करना है, हमें एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। अब देखो कार्य क्या है। अगर आप फिजिक्स के भाषा में, साइंस की भाषा में, कोई व्यक्ति गाड़ी को उठा करके, सपोज किसी की बाइक खराब हो गई है और दो आदमी जा रहे हैं, टायर पंक्चर हो गया या कुछ किसी तरह का कार्बोरेटर में कचरा आ गया या टायर में ही कुछ हो गया, तो रुक गए दोनों, दोनों में से एक उतर गया, दूसरा बोला भाई पीछे से बाइक उठाना थोड़ा। तो एक बंदा जब वो उठाए हुए है, उठाए हुए, बात को ध्यान देना, ऐसे है उठाए हुए, बाइक का एक चक्का है और उसको सिर्फ उठाए हुए है, यहाँ खड़ा है और ये उठाए हुए है। तो फिजिक्स में क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है? उठाए उठाए तो 5-10 मिनट के बाद उसके पसीने चलने लगेंगे, उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या बोलता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जब डिस्को ही नहीं तो वर्क नहीं हुआ, इसीलिए दिया गया है ये कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको बता दूं तो यहाँ पे जो है थीटा जो है वो 90 डिग्री है, और कॉस 90 का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 0 डिग्री। टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू अकबर। तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें देखिए एफ एस कॉस, अब इसमें एक मैं मानता हूँ सब आपने 7th 8th में ही पढ़ा होगा, फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि बात सबको समझ में आ जाए। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। भाई अकबर, आप तो कैसे पूछ रहे हो, टाइम तो बताया था ना, लिंक भी भेजा था आपको। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ। कुछ लोग, बहुत को पता होगा, जो साइंस वाले होंगे, आर्ट्स वाले जो होंगे ना उनको नहीं आइडिया होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बता दूं ताकि आप कभी भूल ना पाए। तो ये 3 चीजें होती है, उसका डीप ध्यान देंगे। ये होता है आपका साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, बी बाई ए, टेन थीटा होता है आपका पी बाई बी। ठीक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा,
और tan का उल्टा होता है, मैथ में भी काम देगा अगर पूछ दिया तो, ये होता है आपका cot थीटा। अब ये जो है ये इसका उल्टा होता है, होगा 1 sin थीटा इक्वल टू h बाई p, ये हो गया 1 cos थीटा इक्वल टू h बाई b, ये हो गया 1 tan थीटा इक्वल टू, ये हो गया आपका b बाई p। ये चीज आपको पता होगी। अब इसमें हमें पता क्या करना है, एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि हमें ना इसका वैल्यू याद नहीं रहता है कभी कभी, कि वैल्यू हमें कौन सा दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया। बंदा कभी कभी किसी को, सपोज एक बॉक्स है मर्कैन का, क्वेश्चन आसान सा है लेकिन ये ट्रैक है, यहाँ पर एक बंदा जो है, एक लंबा सा बंदा, ये इसके हाथ है, ठीक है, ये इसको ऐसे खींच रहा है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये थीटा 45 डिग्री बन रहा है। तो हमें दिक्कत क्या होती है कि हम थीटा का वैल्यू हमें पता नहीं रहता है, याद नहीं रहता। इस थीटा का मान निकालने के लिए मैं पूरी एक कहानी में बताने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप देखिए, सिर्फ एक याद रखना, साइन थीटा ये होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। सब ऐसे करो आप, 1 2 3 4, नहीं सॉरी, जीरो से 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अंडर रूट कर लो, इसी का जो वैल्यू आएगा वही होगा आपका उसका साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू। देखो 0 हो गया, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। यही है साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 और 90। अब cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है। cos थीटा जो है ना, इसको उल्टा लिख दो इधर से, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यही 0 था ना। cos थीटा जो है ये 0 था, जो खड़ा था पकड़ करके बाइक को 90 डिग्री। पिछले टाइम प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि ऊर्जा को निम्नलिखित में से किसमें संचित किया जाता है, बैटरी में, कैपेसिटर में, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। ऊर्जा से प्रश्न पूछा गया था। आपको, आपने अगर प्रश्न देखा होगा तो आपको याद होगा। पहले देखते हैं ऊर्जा कहते किसे है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की
ऊर्जा कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या है, जूल है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब आ रहे हैं प्रश्न पे। ये जो है आपका एनर्जी, एनर्जी दो तरह का होता है। एनर्जी जो है ये दो तरह का होता है। एक है आपका स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में लिखते हैं पी, फॉर्मूला होता है mgh, इसको लिखते हैं के इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। लिख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। किसी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा बन जाती है, किसी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा बन जाती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे अगर हम जलाशय में बांध को बांध देते हैं, बड़े बड़े जो बांध होते हैं, हाँ जी काइनेटिक एनर्जी ठीक है समझो जी। तो बांध में जो जल जो बड़ा सा बांध ऊंचा बना दिया, जैसे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बना दिया, उससे जो जल जो संचित हुआ, तो उस जल में क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। जैसे उसको निछोड़ा जाएगा वहां से, तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा बहेगी। उसके नीचे क्या किया जाता है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के थ्रू जो एनर्जी का निर्माण किया जाता है, जल विद्युत, तो उसके नीचे विंग्स लगा दिए जाते हैं, जिसके उस जल से वो जो विंग्स घूमते हैं। और उसे, जैसे आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा, लेकिन अपने आसपास में जनरेटर देखा होगा, तो जनरेटर के पास जो घुमाने के लिए जो इंजन लगी हुई रहती है, ठीक उसी तरह से वो पानी से वो घूमने लगते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। तो वो क्या है, उस जल में जो संचित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है वाटर डैम में। या जो एक तनी हुई स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग आपके टिप टॉप वाले जो पेन होते हैं ना, पेन में स्प्रिंग होती है, उसको ऐसे खींच के रखते हैं। खींच के रखने के बाद वो क्या होता है, वो जंप कर जाता है, छोड़ते हैं तो वो उसमें एनर्जी आती है। कहाँ से? वो क्या है, वो पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर। रबड़ है, एक विशेष स्थिति के कारण उसमें वो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। रबड़ को ऐसे खींचते हैं तो एक विशेष स्थिति, गुलेल को ऐसे खींचते हैं, गुलेल। तो इन सब में क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब तो घड़ी नहीं चलती, चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी में भी स्थितिज ऊर्जा है। तो ये उदाहरण आप याद रखिएगा, उदाहरण ही पूछता है। इस पे आएंगे। ये mgh क्या है, ये मास से दरमियान है, जी है ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, h है हाइट है। सपोज ये जो है, मान लिया ये है आपका ये माउंटेन एरिया है, ठीक है। इस माउंटेन एरिया में उस ऊपर हिल से इधर
ये वाटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डैम बना करके ये धीरे धीरे नीचे आएगी तो वाटर जाएगी प्लेन एरिया में। यहाँ पर डैम बना दिया गया है, यहाँ पर ये जल स्टोर हो गया है, इसको अपने आवश्यकता के हिसाब से उसको छोड़ा जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ये जो mgh है, ये m क्या है, ये इसका मास है, ये मास मतलब द्रव्यमान। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। h क्या है, जिस हाइट पे इसको स्टोर किया गया है, ये h है, ये जिस हाइट पे इसको स्टोर किया गया है, जिस हाइट पे स्टोर है, ये एच है आपका, ये हाइट है। तब आपसे पूछा जाएगा, अगर सबका वैल्यू दे दिया जाए कि इसका द्रव्यमान इतना है, जी जनरली दिया हुआ नहीं रहता है, कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा आपको कि जी का मान 10 ले या जी का मान जो स्टैंडर्ड है 9.8 ले, हाइट दिया हुआ है, कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। सिमिलरली वो काइनेटिक एनर्जी का भी उसी तरह से निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, गति के कारण किसी ऊर्जा का उत्पन्न होना काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें से गेस क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बताइए, आंसर दीजिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अकबर, आर यू देयर? आंसर दे दीजिए। इसको मैंने गेस क्वेश्चन में रखा हुआ है। एनीवन? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। लास्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, वह है आपका शक्ति। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास रहती है तो भीड़ हो जाती है, और साइंस की क्लास में, हाँ शंभू जी शाबाश, इतना लेट लिख दिया तब बता रहे आप। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, इतना लेट की जवाब दे रहे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ओके ओके, ठीक है, अच्छी बात है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, ये जो है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। हम याद रखेंगे क्या, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है, वर्क है। पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी।
पावर इक्वल टू W बाई टी। W क्या है? वर्क है, वर्क बाई टाइम। अब इसको वर्क बाई टाइम लिख दिया, तो वर्क का मात्रक क्या है? जूल है, और टाइम को क्या लिखते हैं? सेकंड लिखते हैं। और जूल बाई सेकंड क्या हो जाएगा? जूल बाई सेकंड हो जाता है, उसको बोलते हैं वाट, जेम्स वाट। पावर इक्वल टू W बाई टी, वर्क बाई टाइम। वर्क का ऐसे मात्रक जूल, टाइम हो गया सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट, जेम्स वाट। इसका शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। बताइए, ये जो पावर है ये सदिश है कि अदिश है? शक्ति क्या है? अभी लिखवाया था। शक्ति क्या है? सदिश है कि अदिश है? सदिश राशि है। अरे बाबा, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, उसमें डायरेक्शन है क्या? सदिश में डायरेक्शन है? शंभू जी, शक्ति अदिश राशि है, डायरेक्शन नहीं है इसमें भाई, अदिश राशि है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कुछ चीज याद रख लीजिए। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। और शक्ति को नापते हैं हॉर्स पावर में, HP 746 वाट, ये भी है वाट। और 1 वाट आवर होता है 3600 जूल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।